अब हम देखेंगे साइलोजिज्म एंड फैन इफेक्ट, यानी कि साइलोजिज्म क्या होता है और फैन इफेक्ट क्या होता है, दोनों के बेनिफिट्स क्या क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज साइलोजिज्म। साइलोजिज्म ग्रीक वर्ड साइलोजिस्मोस से निकला है, जिसका मतलब है कंक्लूजन यानी कि नतीजा। ये एक लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसमें हम दो फैक्टर्स को, दो प्रीमाइसेस को यानी दो बातों को या दो फैक्टर्स को, दो अलग अलग कंडीशंस को आपस में, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं और उसके बाद उन्हें जोड़ के डिडक्टिव रीजनिंग की मदद से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है किसी भी जनरल कंडीशन को स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करना। जैसे कि तमाम स्मोकर्स को कैंसर होता है, मैं स्मोकर हूं इसलिए मुझे भी कैंसर होगा। अब जनरल सिचुएशन क्या थी, तमाम स्मोकर्स को कैंसर होता है। और सेकंड प्रीमाइस क्या थी, मैं स्मोकर हूं। और कंक्लूजन क्या था, इसीलिए मुझे भी कैंसर होगा। अब इसमें दो पहली प्रीमाइस को दूसरी प्रीमाइस के साथ जोड़ के एक डिडक्टिव रीजनिंग की मदद से कंक्लूजन ड्रॉ की गई है। एग्जाम्पल ऑफ साइलोजिज्म क्या आ जाती है हमारे पास, एक तो स्मोकर्स वाली हो गई है, दूसरी ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। जितने भी मैमल्स होते हैं वो एनिमल होते हैं। कैमल इज अ मैमल, मतलब कि कैमल एक मैमल है, इसीलिए कैमल भी एक एनिमल होगा। अब इसमें पहली प्रीमाइस है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, दूसरी प्रीमाइस है कैमल इज अ मैमल, और जो कंक्लूजन हमने निकाला है वो ये है कि कैमल भी एक जानवर है। अब इसमें पहली और दूसरी प्रीमाइस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई किया है। तमाम मैमल्स को सिर्फ और सिर्फ एक कैमल पे लाके जनरल केस को स्पेसिफिक पे लाए हैं, इसलिए डिडक्टिव रीजनिंग की मदद से हमने कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन क्या है कि कैमल भी एक जानवर है। पार्ट्स ऑफ साइलोजिज्म, साइलोजिज्म के तीन पार्ट्स होते हैं। एक पहली प्रीमाइस होती है मेजर प्रीमाइस, दूसरी प्रीमाइस यानी कि पहली स्टेटमेंट उसको कहेंगे मेजर प्रीमाइस, दूसरी स्टेटमेंट को कहेंगे माइनर प्रीमाइस, जबकि कंक्लूजन ड्रॉ जो करेंगे वो कंक्लूजन, मतलब जो आर्ग्यूमेंट आखिर में मिलेगा वो कंक्लूजन। मेजर प्रीमाइस यूनिवर्सल होती है या जनरल होती है, यानी कि या तो वो बहुत बड़ी क्लास, बहुत बड़ा डेटा लेती है अपने अंदर, जैसे कि तमाम जानवरों के बारे में बात करना, तमाम इंसानों के बारे में बात करना, या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जैसे कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या सूरज मशरक से निकलता है। ये सब माइनर प्रीमाइस जो होती है वो अपने अंदर मेजर प्रीमाइस का एक छोटा सा हिस्सा लेती है, जैसे कि तमाम मैमल्स एनिमल हैं, ठीक हो गए, लेकिन तमाम में से सिर्फ एक कैमल के बारे में माइनर प्रीमाइस में बात की गई थी, इसलिए ये अपने अंदर सिर्फ मेजर प्रीमाइस का थोड़ा सा हिस्सा लेती है और इसकी मदद से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और इन द एंड कंक्लूजन हमारा वो आर्ग्यूमेंट है जो मेजर प्रीमाइस को माइनर प्रीमाइस के साथ कंपेयर करने के बाद हमने ड्रॉ किया है। अब टाइप्स ऑफ साइलोजिज्म आ जाती हैं, इसमें तीन टाइप्स हैं, कंडीशनल, कैटेगोरिकल एंड डिसजंक्टिव। कंडीशनल साइलोजिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो पहला जुमला होगा या पहली स्टेटमेंट होगी उसमें कोई ना कोई कंडीशन या शर्त होगी, और उसके बाद जो दूसरा जुमला होगा वो पहले जुमले में मौजूद शर्त को या तो कंफर्म करता होगा या फिर उसे डिनाई कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे इफ इट रेन्स स्ट्रीट विल बी वेट, अगर बारिश हुई तो गलियां गीली होंगी। इसमें गलियां गीली होने के लिए शर्त बता रहे हैं कि बारिश होना शर्त है। अब ये पहली होगी मेजर प्रीमाइस। माइनर प्रीमाइस है स्ट्रीट्स आर वेट सो इट रेन्ड। अब माइनर प्रीमाइस में बता रहे हैं गलियां गीली हैं, इसका मतलब है बारिश हुई है। अब माइनर प्रीमाइस जो है मेजर प्रीमाइस को कंफर्म कर रही है, अगर बारिश ना होती तो वो डिनाई कर रही होती। इसलिए इस किस्म के साइलोजिज्म्स जिनमें पहली प्रीमाइस में मेजर प्रीमाइस में कंडीशन हो उन्हें कंडीशनल साइलोजिज्म्स कहा जाता है। कैटेगोरिकल साइलोजिज्म्स क्या होती हैं, जिनमें कैटेगरी के हिसाब से स्पेसिफाई करने के बाद तीनों चीज़ों में, तीनों मेजर टर्म्स में एक रिलेशनशिप पाया जाता है या एक कनेक्शन पाया जाता है। मिसाल के तौर पे ऑल men आर मॉर्टल, Socrates इज अ मैन therefore Socrates is mortal, यानी कि ऑल मैन आर मॉर्टल का मतलब क्या है कि तमाम इंसान फानी है, सॉक्रेट एक इंसान है इसलिए सॉक्रेट भी फानी है। अब कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी गई है। पहली मेजर टर्म में क्या कैटेगरी बताई गई है, मैन की। दूसरी माइनर टर्म में कैटेगरी बताई गई है सॉक्रेट की, सॉक्रेट मैन टर्म से रिलेट करता है।
और फिर सोक्रेट मॉर्टल है, यानी कि इसमें क्या है, कंक्लूजन में मॉर्टेलिटी जो है वो फर्स्ट प्रीमाइस और कंक्लूजन में सेम है, जबकि सोक्रेट सेकंड प्रीमाइस और कंक्लूजन में सेम है। तो ये तीनों प्रीमाइसेस को, यानी कि दो प्रीमाइसेस और तीसरा कंक्लूजन, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, इसीलिए इसे कैटेगोरिकल साइलोजिज्म कहा जाते हैं। ऐसी साइलोजिज्म जिसमें तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हो, तीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप पाया जाए। डिस्टिंक्टिव साइलोजिज्म में क्या होता है कि एक बात का अल्टरनेटिव बताया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद उस अल्टरनेटिव में क्या होता है कि तमाम पॉसिबिलिटीज को निकाल दिया जाता है, तमाम पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है सिवाय एक के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये होगी मेजर प्रीमाइस, जबकि माइनर प्रीमाइस आई डिडंट लीव वर्क अर्ली, मैंने काम जल्दी नहीं छोड़ा या मैं घर जल्दी नहीं आया, इसलिए शायद मैंने अपनी अपॉइंटमेंट छोड़ दी। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रिजेक्ट कर रही है, इसलिए इसे कहा जाता है डिस्टिंक्टिव साइलोजिज्म। व्हाट इज फैन इफेक्ट? अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है फैन इफेक्ट। फैन इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक कंसेप्ट समझाने के लिए हम उसके साथ बहुत सारी चीजें रिलेट कर देते हैं और वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि उसके बाद उसमें एरर रेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं और याद करने का टाइम भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, ह्यूमन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन उसी सर्कुलेटरी सिस्टम में जब मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम, इस सब को मिक्स कर दूंगी तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक टाइम पे याद करने मुश्किल होंगे, बजाय इसके कि अलग अलग समझाए जाएं। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग, रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग। तो फैन इफेक्ट का यही कहना है। अब फैन इफेक्ट में जो लफ्ज फैन है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कंसेप्ट आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब हैं तो इंसान के ही, लेकिन अगर इन्हें अलग अलग करके एक इंसान को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो उसका याद करने का टाइम ज़्यादा होगा और एरर रेट उसमें, यानी कि गलतियां करने के चांसेस कम होंगे। जबकि अगर इन सब कंसेप्ट को इकट्ठा करके उस इंसान को समझाने की कोशिश की जाए तो उसका कंसेप्ट हो सकता है ब्लर हो जाए। फैन इफेक्ट सबसे पहले जॉन आर एंडरसन ने 1974 में अपने एक्सपेरिमेंट्स की जो सीरीज थी उनमें नोट किया था। उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे और तीनों एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेंट्स ने 26 सेंटेंसेस याद करने थे। उन 26 सेंटेंसेस में एक ह्यूमन को लोकेशन के साथ पेयर अप किया गया था। जॉन आर एंडरसन के एक्सपेरिमेंट सीरीज में जो सेंटेंसेस दिए गए थे, 26 सेंटेंसेस, उनमें से 2 सेंटेंसेस अगर देखे जाएं, पहला था अ हिप्पी वाज इन पार्क और दूसरा था अ हिप्पी इज इन चर्च। तो इसमें एक इंसान को 2 जगहों से जोड़ा गया और इसी तरह हर सेंटेंस में एक इंसान को डिफरेंट लोकेशंस के साथ जोड़ा गया, डिफरेंट लोकेशंस को इंसान के साथ जोड़ा गया। अब रिजल्ट्स ने ये रिवील किया था कि जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने इसे याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है जब एक इंसान को बहुत सारी लोकेशंस के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए इन स्टडीज़ की कंक्लूजन क्या निकाली गई है कि जब हम मल्टीपल एसोसिएटेड कंसेप्ट किसी एक इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे जिनमें बहुत सारे नाउन्स हों, यानी कि कंसेप्ट्स का झमघट्टा किसी इंसान को याद करवाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी रिकॉग्निशन यानी याद करने की सलाहियत कम हो जाएगी और गलतियां करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैन इफेक्ट फॉर ओसीडी पेशेंट्स। लेकिन फैन इफेक्ट को एक टेक्निक के तौर पे यूज़ किया जाता है ओसीडी के पेशेंट्स के लिए कि कुछ बातें जिनका ओसीडी के पेशेंट्स नेगेटिव मतलब लेते हैं और उनसे डरते हैं, फैन इफेक्ट उनका अल्टरनेटिव मीनिंग उन्हें समझाता है। जैसे कि अगर ओसीडी के पेशेंट्स फायर को डेंजर का सिंबल समझते हैं, खतरे का, और कैंसर को मौत का, तो हम उन्हें उसके अल्टरनेटिव मीनिंग सिखा देंगे। फायर इज इक्वल्स टू डायमंड और कैंसर इज इक्वल्स टू ज़ोडिएक साइन। ये अल्टरनेटिव मीनिंग सिखा देंगे और इससे उनकी टेंशन और स्ट्रेस कम होगा और ओसीडी के जो सिम्टम्स हैं वो कम किए जा सकते हैं। इसलिए फैन इफेक्ट को बहुत ज़्यादा यूजफुल पाया गया है। जब भी ओसीडी के सिम्टम्स के लिए इसे यूज़ किया गया है, इसने हमेशा ओसीडी के सिम्टम्स को रिड्यूस किया है।